तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 543 के साथ हाजिर हो। तो गाइस सबसे पहले लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने एक एक्सप्लेनिंग में गलती की थी, जिसमें मैंने बताया था कि राउंड रॉबिन में फाइट होने वाली है, जिसमें जीतने वाला फाइटर जो है वो अगले फाइटर से फाइट कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं बल्कि सेक्टर्स की फाइट होने वाली है। अगर यहाँ पर एक सेक्टर हार जाता है तो फिर भी वो तीसरे सेक्टर से फाइट कर पाएगा और तीसरा सेक्टर जो है वो वापस से पहले सेक्टर से फाइट कर पाएगा। यानी कि जहाँ पर 3 सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर्स को बारी बारी एक दूसरे सेक्टर से फाइट करनी ही पड़ेगी और हर एक अपोनेंट की फाइट एक ही बार एक अपोनेंट से ही हो सकती है, वो 2 अपोनेंट से फाइट नहीं कर सकता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था कि मास्टर यांग जो होते हैं वहां पर से लॉट निकालते हैं तो उनका नंबर 1 आ जाता है। तो इसी के साथ ही बाकी के दोनों मास्टर्स उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम तीसरा नंबर ही निकालोगे। लेकिन वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, देखो मेरे पास क्या नंबर निकला, मेरे पास तो नंबर 1 निकल आया है। तो वो दोनों ही उसे थम्स अप करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेस्ट हो। इसके साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर का जो ग्रिजली बियर होता है उसके पास वहां पर नंबर 2 आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि देखो तो जरा, वैसे तो हम लोग यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को शो करवाना चाहते थे लास्ट के ऊपर फाइट करके, लेकिन अब हमें यहाँ पर पहले से डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ फाइट करना पड़ेगी। इन कमजोर लोगों के साथ फाइट करके मैं अपनी पावर्स को कैसे शो करवा पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग बड़ी आसानी से अपनी फाइट को जीतने वाले हैं। इसी के साथ ही रुआ को दिखाता है कि रुआ आगे बढ़ती है और मास्टर जैंग से कहती है कि क्योंकि आपके लोग यहाँ पर अभी तक आए नहीं, आपके फाइटर्स यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो क्यों ना हम लोग अपनी प्लेसमेंट्स को चेंज कर ले, क्योंकि हमारे पास तीसरा नंबर है, आपके पास पहला नंबर है, तो आप यहाँ पर हमारे पास से हमारा नंबर ले सकते हैं। मास्टर जैंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़की तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। फिर साथ ही वो एल्डर से कहता है कि एल्डर आपने सुना कि मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर के लोग जो है हमारे साथ अपने नंबर को चेंज करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जुन जो बात सुनते ही चलाकर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस बकवास कर रहा है। अब यहाँ पर एक डिसाइपल की बात मानकर यहाँ पर हमारे नंबर्स को चेंज मत करें, हम लोग यहाँ पर किसी के साथ नंबर को चेंज नहीं करेंगे। और साथ ही वो रुआ को भी डांट देते हैं और कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर अपने दुश्मन के साथ अपने नंबर को कैसे चेंज कर सकती हो। और रुआ बेचारी वहीं पर शांत हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर को दिखाते हैं कि सिस्टर चूचू से कहते हैं कि सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन की मदद नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि इस कंपटीशन में वो हमारे दुश्मन है तो फिर हम उनका साथ कैसे दे सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उस बंदे के लिए कोई प्रॉब्लम काज कर सकती हैं? मुझे लगता है कि वो टाइम के ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत भी लेगा। जबकि रुआ भी यहाँ पर सोच रही होती है कि सिस्टर चूचू को क्या हो गया है, ये अचानक से उसके खिलाफ बात क्यों कर रही है, इसको तो यहाँ पर उसका साथ देना चाहिए क्योंकि दोनों प्यार में है, या फिर हो सकता है कि ब्रेकअप की वजह से ये उसके खिलाफ है। इसी के साथ ही मास्टर जैंग चलाकर मास्टर जुन से कहता है कि तुम सभी डैम कल्टीवेटर्स, तुम अपने आप को राइटियस कल्टीवेटर कहते हो, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा कमीने और घटिया हो। हमने तुम्हारी मदद की और ऊपर से अब जहाँ पर तुम हमारे साथ नंबर भी चेंज नहीं कर सकते। जबकि मास्टर जुन उसे कहता है कि जैंग अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर से और हमारे राइटियस सेक्टर के लोगों का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे पर कोई एहसान किया है तो हमने उस एहसान का बदला चुका दिया था तुम लोगों की खिदमत करके। और वैसे भी यूफैन ने पहले वहां पर कह दिया था कि रास्ता ओपन है, कोई भी हमारे पीछे पीछे चल सकता है, और हम तो बस तुम्हारे पीछे पीछे चल कर आ रहे थे, यहाँ पर हम लोगों का तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। जबकि ऊपर खड़े जानवो को दिखाते हैं कि जानवो कहता है देखो तो जरा, ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर के कमीने लोग हैं, अपने आप को राइटियस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े कमीने यही हैं। ये बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है, इनकी मदद की गई थी लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर उनकी मदद नहीं कर रहे। तो मुझे भी यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लिए सॉरी महसूस हो रहा है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि एक बहुत ही बड़ी शेम की बात है कि ज़ूफैन अभी तक यहाँ पर अपने लोगों को लेकर नहीं आया और मैं उसकी फाइट नहीं देख पाऊंगा। जो मैच शुरू होने से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सभी लोग वहां पर खामोश खड़े होते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि अभी तक उनके फाइटर आए नहीं। तो एल्डर कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के फाइटर्स पहुंचे नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर इस राउंड को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। और क्या तुम्हें इस बात से कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है? तो मास्टर जैंग इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तो एल्डर कहते हैं तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस बात को अनाउंस करता हूँ। जैसे वो यहाँ पर इस बात को अनाउंस करने लगते हैं इसी के साथ ही डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी फाइटर्स वहां पर अरीना में पहुंच जाते हैं। सबसे आगे ज़ूफैन होता है, उसके पीछे उसके सारे के सारे डिसाइपल्स होते हैं। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो ज़ूफैन वहां पर आते ही कहता है कि प्लीज माफ करना, हम लोग बस थोड़े से लेट हो गए। तो जब वो सभी लोग अरीना में पहुंचते हैं तो फर्स्ट यंग मास्टर हान बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहां पर देखकर उसे पता चलता है कि इनमें से 3 लोग जो हैं वो थीरियल स्टेज में है, थीरियल स्टेज के 3rd लेवल पर हैं, जबकि इनमें से आधे लोग जो हैं वो इस वक्त रेडियंट स्टेज की पीक पर हैं और बाकी के जो लोग हैं वो रेडियंट स्टेज के 6थे और 7वें और 8वें लेवल पर हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे ब्रदर्स ने तो यहाँ पर मुझे आकर बताया था कि यहाँ पर इनकी टीम में एक मॉन्स्टर है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी, लेकिन यहाँ पर तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं क्योंकि इनमें से तकरीबन 6 लोग जो हैं वो थीरियल स्टेज में और बाकी के सभी लोग जो हैं रेडियंट स्टेज में टॉप क्लास के मास्टर्स हैं। इसके साथ ही वो चिल्लाकर अपने भाइयों से कहता है कि बेवकूफो, तुम लोग वहां पर क्या इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे? तुम्हें इनके सेक्टर में भेजा गया था ताकि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तुमने कहा था कि वहां पर कोई भी पावरफुल थीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके आधे में से ज्यादा लोग तो थीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। तो उसका सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि ब्रदरशिप बात सच है, वाकई में सच है। लास्ट टाइम जब हम वहां पर गए थे हमारे 3rd ब्रदर ने
वहाँ पर इन सभी लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया था। ये सभी के सभी लोग रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट थे। अब ये अचानक से ब्रेक थ्रू कहाँ से करके आगे मुझे नहीं पता। सुनकर फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर जो इथेरियल स्टेज के मास्टर है वो इथेरियल स्टेज के मास्टर नहीं है, यानी कि वो फेक है। तुम्हें पता है कि इथेरियल स्टेज में पहुंचने के लिए कितने ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे भाई को जहाँ पर इथेरियल स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी थी। हालांकि हम लोग मिडिल क्लास के सेक्टर से हैं, ये तो एक लो लेवल का सेक्टर है। लो लेवल के सेक्टर में 6 डिसाइपल्स को एक साथ इथेरियल स्टेज में पहुंचाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के कम टाइम में, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? सेकंड ब्रदर चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर मैं सच बोल रहा हूं, तुम थर्ड ब्रदर से भी पूछ सकते हो। थर्ड ब्रदर ने खुद वहां पर इन सभी डिसाइपल्स से फाइट की थी और सभी की कल्टीवेशन रेडियंट स्टेज में थी। तो थर्ड ब्रदर भी उसे चिल्लाकर उसे कहता है कि हाँ ब्रदर, ये बात वाकई में सच है कि वहां पर हम लोगों ने इनसे फाइट की थी और उस वक्त ये सभी के सभी रेडियंट स्टेज में थे। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को और ज्यादा लुक डाउन नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के पास इतने पावरफुल कैंडिडेट्स हैं तो वो हमारे सेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं और मिडिल 3 सेक्टर में अपनी जगह बना सकते हैं। साथ ही उसे कहता है कि हमें यहाँ पर अपने प्लान को चेंज करना होगा, हमें अपने प्लान को चेंज करना होगा। और वो प्लान ये होने वाला है कि हमें मिडिल 3 सेक्टर्स की फाइट में अपने आप को लास्ट प्लेस के ऊपर नहीं लेकर आना, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट प्लेस के ऊपर आते हैं तो फिर डीमन स्कीमिंग सेक्टर हमसे फाइट कर सकता है और हमें हरा सकता है और हम लोग मिडिल 3 से सीधे सीधे लोअर 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे। साथ ही ब्रदर हान जो होता है अपने ब्रदर से पूछता है कि थर्ड ब्रदर बताओ कि इनमें से वो लड़का कौन है जिसके बारे में तुम कह रहे थे वो एक मॉन्स्टर हो? क्या तुम वहां पर उस लड़के की बात कर रहे हो जो कि वहां पर थर्ड लेयर का इथेरियल स्टेज का मास्टर है? वहां पर 3 लोग हैं जो कि थर्ड लेयर में हैं। तो थर्ड ब्रदर हान से कहता है कि नहीं ब्रदर, वहां पर इथेरियल स्टेज का कोई मास्टर नहीं है जिसके बारे में मैं तुमसे कह रहा था। वहां पर वो व्हाइट बालू वाला लड़का तुम्हें दिखाई दे रहा है जो कि रेडियंट स्टेज के थर्ड लेवल पर है, जिसकी कल्टीवेशन बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा लो है। वही लड़का है जिसके बारे में तुम्हें कह रहा था, वो मॉन्स्टर है, वो असल में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। ये बात सुनने के बाद उसका फर्स्ट ब्रदर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो रेडियंट स्टेज के थर्ड लेवल पर है और उसकी जो स्ट्रेंथ लेवल है बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हो भी सकता है क्योंकि बाकी के सभी इथेरियल स्टेज के मास्टर्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। असल में वही एक सबसे बड़ा थ्रेट और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वही है। अगर कोई भी यहाँ पर उसको कम मांगने की गलती करेगा तो वो यहाँ पर बहुत ही हैवी सफर करने वाला है। और यहाँ पर हम लोग 543 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कंपटीशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सबसे पहले कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।